बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की पहली वाली किताब है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली, ठीक है, तो इस किताब के हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कुछ सिलेक्टेड कार्टून्स हैं, यानी कि आपके जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। जो भी कार्टून इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है कि हमने किताब से कोई भी कार्टून उठाया और आपको करवा दिया। नहीं, इन कार्टून्स को सिलेक्ट करने के लिए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, पिछले 10 से लेके 15 साल के जो फाइनल के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, हमने वो क्वेश्चन पेपर लिए, फिर आपके सिलेबस को मैच किया, फिर हमने ये देखा कि ऐसे कौन कौन से कार्टून हैं जो ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारे सामने कुल जो है वो 8 से 10 इंपॉर्टेंट कार्टून निकल कर आए। तो उन्हीं कार्टून्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्टून के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, बस आपने करना क्या है, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है कार्टून की तैयारी के लिए। वन शॉट में वन बुक की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए हम क्या करेंगे, आपके हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, हर एक चैप्टर वाइज चित्र से देखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा चित्र है चैप्टर नंबर 1 से, अब आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। तो यहाँ पे ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं, ये कौन है, नेहरू जी हैं। ठीक है, दो मुंह वाले व्यक्ति। एक तरफ जो है क्या नाम है, भारतीय विचारधारा है, एक तरफ है पश्चिमी विचारधारा। और नेहरू जी क्या कर रहे हैं, इन दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। बीच में खड़ा व्यक्ति कौन सा है, देखिए आपको, आपका जो ध्यान है कहीं और ना जाए, आप अच्छे से समझें। इसके लिए मैंने जो मेन बात है उसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया ब्लैक कलर से, ताकि अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति कौन सा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। दूसरा, बाएं ओर बैठे जो लोग हैं, इनके समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, तो बाएं ओर कौन बैठे हैं, पश्चिमी विचारधारा के लोग। और दाहिने हाथ पे कौन बैठे हैं, तो स्वदेशी यानी कि भारतीय विचारधारा के लोग। अब नेहरू जी जो बीच में खड़े हैं, ठीक है, ये इन दोनों में संतुलन बना रहे हैं। तो ये संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों विचारधारा को संतुलित करने के लिए नेहरू जी ने क्या निर्णय लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि देखो, आप दोनों की ही विचारधाराओं के हिसाब से आपके वर्गों को जो कम या ज़्यादा है, सभी के लिए हमने कुछ जो सुरक्षा है सभी को दी हुई है। वो कैसे, क्योंकि देखो आप सभी धर्मों के लोग, आप सभी वर्गों के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो हमने सभी की संस्कृतियाँ, सभी को सुरक्षित रखने का अधिकार उन्हें दिया है ना। तो वही चीज़ है जिससे वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो ये जो दूसरा वाला आपका कार्टून है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये किताब है इराक के संविधान की। ठीक है, अब इराक का संविधान अगर देखें तो इसका ये जो बेस आपको दिख रहा है ताश के पत्तों का, बहुत ही कमजोर है ना। इराक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त कार्टून में किस देश का संविधान है, तो इराक का है। क्या इस देश का संविधान ताश के पत्तों की, मतलब इस देश का संविधान जो है वो ताश के पत्तों की तरह क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इसका जो संविधान है ना इराक का, वो उसका आधार बहुत कमजोर है। ठीक है, क्या भारत के संविधान का आधार भी ऐसा ही है, अरे नहीं, भारत के संविधान का तो आधार पता कैसा है, ये जो है ना, ये किताब ऐसी रखी रहेगी सीधी सीधी, और इसको कोई खोल भी नहीं सकता है जल्दी से, है ना, कोई टच तक नहीं कर सकता, ऐसा है। आधार कमजोर की तो बात अलग हो गई। नहीं, भारत का संविधान बहुत मजबूत है। भारत के संविधान निर्माण में काफी विचार विमर्श हुआ था, 165-66 बैठकें हुई थी। फिर ऐसे ही में कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो लिखित संविधान यह पूर्ण रूप से लिखा हुआ होता है, जिसमें एक देश के नियम, कायदे, कानून, नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियां, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, और लिखित संविधान में कुछ भी बदलना आसान नहीं होता, जैसे भारत, अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो अब बच्चों, आपसे 2 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे ना, एक तो आपका चित्र हो गया और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहे हैं आपको, मतलब ये जो क्या नाम है, पत्र जैसे जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये मत है। मत इन द सेंस कि जब चुनाव होता है तो जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, वो चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। इधर भी पैसा उड़ा रहे हैं, इधर भी पैसा उड़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त चित्र में चुनाव को उत्सव के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि चुनाव जो है वो एक निश्चित अवधि के बाद होते हैं, 5 साल के बाद में होते हैं, और सभी मतदाता इसमें भाग लेते हैं और उन्हें अपने पसंदीदा सरकार को चुनने का मौका मिलता है। तो प्रतिनिधियों के लिए भी और मतदाताओं के लिए, दोनों के लिए उत्सव का समय होता है। ठीक है,
कार्टून में चुनाव को आपदा के रूप में क्यों दिखाया गया है? यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कुछ लोग आपदा से भी ग्रस्त हैं, तो ऐसा यहाँ पे क्यों दिखाया गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी उम्मीदवार चुनाव को जीतना चाहते हैं, जितने प्रतिनिधि हैं वो चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए वे किसी भी तरह के उपायों को अपना सकते हैं, ठीक है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो भाई 5 साल में। भारत में जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो सकें इसके लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला चित्र। अब ये चित्र बहुत बार पेपर में आया बच्चों, अभी तक पिछले 10-15 साल में 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान से देखेंगे आप। कार्टून में हाथी किस समस्या का संकेत करता है? तो आप ये देख रहे हैं अडल्ट वोट यानी कि वयस्क मतदाता, ठीक है। तो कार्टून में किस समस्या का संकेत किया जा रहा है? तो अनुभवहीन मतदाता को नियंत्रित कर रहे पहले आम चुनाव में सफल मतदान, अर्थात पहला आम चुनाव वो जो 1952 में हुए थे ना, वही वाले हैं। तो हुआ ये था कि 1952 में देश की जो जनसंख्या थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल वोट दे सकते थे। वोट देने की जनसंख्या में मात्र 40% ही पढ़े लिखे थे। तो अब इनको जो है वोट की इंपॉर्टेंस बताना, ठीक है, इनका वोट डलवाना उनकी मर्जी से, ये बहुत ही बड़ा एक समस्या का कार्य था। तो ये हाथी इसी को दर्शाता है, ठीक है। उस नेता का नाम बताइए जिसने हाथी की पूंछ खींची है। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं जिन्होंने हाथी की पूंछ खींची हुई है, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। सेकंड, हाथी की पूंछ खींचने का प्रयास किया जा रहा है, अर्थात हाथी की पूंछ खींचने का जो प्रयास किया जा रहा है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि चुनाव में मतदान करने के लिए अनियंत्रित जो मतदाता हैं इनको तैयार किया जा रहा है, जिनको पता ही नहीं है चुनाव में मत का अर्थ क्या है, जबकि उनके पास है वो यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसी को बताने के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो 18 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने के अधिकार को वयस्क मताधिकार बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ 3 बजे के आसपास, तो आप कोशिश करना कि ढंग से समझ जाओ। अब अगला चित्र देखिए, यहाँ पे ये चित्र नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे देखेंगे तो एक गांधी जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, पीछे नेता खड़े हुए हैं और ये समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डरे हुए हैं किस चीज़ से? चुनाव की वजह से। अब कैसे क्या है तो देखो, उपरोक्त कार्टून में नेता किससे डरते हैं? तो नेता डरते हैं चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से, अर्थात चुनाव आयोग की जब से स्थापना हुई है, सिंपल सी बात है, पहले जब आम चुनाव हुए थे तो उसके 2 साल पहले चुनाव आयोग बन चुका था। तो चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है, तो जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता होते हैं वो भाई से डर जाते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है, इसकी वजह से ये सारे लोग डरे हुए हैं? तो अर्थ ये है कि जब चुनाव बिना किसी बाहरी दबाव और बिना पक्षपात के संपन्न कराया जाए तब, ठीक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है वो कौन लेता है? भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए अगला चित्र देखिए। अब ये चित्र नंबर हमारा 5 है जो कि कार्यपालिका से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लोकसभा का सदन है, यहाँ पे एक ये प्रधानमंत्री हैं और ये उनके सारे के सारे मंत्रीगण हैं, ठीक है। अब ये जा रहे हैं लोकसभा में। अब क्या है यहाँ पे क्या नहीं है तो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन, यह कार्टून क्या दर्शाता है? ये कार्टून ये दर्शाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आप यहाँ पे देखेंगे ये आगे चल रहे हैं, बाकी सब इनके पीछे चलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, ओके। चित्र में सबसे आगे नजर कौन आ रहा है? तो नेहरू जी नजर आ रहे हैं। चित्र में सबसे आगे होने का इनका आशय क्या है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के 2 कारण लिखिए। तो सदन में उसमें बहुमत मिलता है उसे सदन में, ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के लिए सलाहकार होता है और भी बहुत सारे इसके शक्ति के स्रोत हैं, यानी कि शक्ति के कारण हैं, ओके। तो ये प्रधानमंत्री वाला ये हो गया आपका। अगला देखिए, अगला है हमारा यहाँ पे ये एक प्रकार से है, ठीक है, हाँ, आपका कार्यपालिका से आपका ये चैप्टर नंबर जो 4 है उससे लिया गया है। विश्वास मत से क्या तात्पर्य है? तो विश्वास मत का क्या तात्पर्य होता है कि सदन में स्पष्ट बहुमत साबित करना, यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि संसद में किसी को विश्वास मत नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, विश्वास मत मिल गया अर्थात उन्होंने स्पष्ट बहुमत साबित कर दिया, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अर्थात जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद और मंत्री हैं ये सभी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति, इसी को सिद्धांत बोलते हैं।
भारत में संसदीय कार्यपालिका की जड़ें कब उभरी थी? तो कब उभरी थी? 1919 से 35 के संसदीय व्यवस्था में। दूसरा, एक कथन कहा गया कि विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम नहीं हुई। इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद भी ये संकट बरकरार रहता है, बना रहता है कि कहीं कोई और सदस्य सरकार से समर्थन वापस ना ले ले। यानी कि लोकसभा में जब से प्रधानमंत्री ने अपना विश्वास मत प्राप्त मतलब विश्वास जो मत है वो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी से डर बना रहता है कि कब कौन सा व्यक्ति अपना मत हमसे खींच ले वापस, ठीक है। तो मुश्किलें कम नहीं होती हैं, इस प्रकार से आपको बताना था, ठीक है। अगला चित्र चैप्टर नंबर 5 से। अब चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे ये लोकसभा का एक अध्यक्ष बैठा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे जो मंत्रीगण हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों के मंत्री हैं। अब ये यहाँ पे ऐसे झुके हुए क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? ये अपने अपने कार्यों के लिए इनसे धन आवंटन के लिए वो मतलब पैसा लेने आए हैं, ठीक है, वित्तीय सहायता लेने के लिए आए और इसीलिए झुके हुए हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है अभी, है ना। और ये संसद की जो क्या नाम है वित्तीय शक्ति जो है ना कार्यपालिका को नियंत्रण करने की ये वो दर्शाती है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ फिर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, उपरोक्त कार्टून में मंच के सामने खड़ा व्यक्ति कौन सा है? तो मंच के सामने आप ये जो व्यक्ति देख रहे हैं ये सब कौन है? सारे के सारे विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री हैं। कार्टून में ये मंत्री यहाँ क्यों खड़े हैं और ये मंत्री इतने विनम्र यानी कि झुके हुए क्यों हैं? ये मंत्री यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें अपने मंत्रालयों के लिए पैसा जुटाना है, वित्तीय सहायता लेनी है। अब ये झुके किस लिए हैं, मतलब विनम्र क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मंत्रियों को पैसे जो वित्तीय सहायता वो कौन देगा? संसद की मंजूरी के बाद में मिलेगा, ठीक है। कार्टून में संसद की कौन सी शक्ति दिखाई गई है? तो धन के उपयोग को नियंत्रित करने की संसद की शक्ति दर्शाई गई है। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के दो तरीकों का समर्थन कीजिए। तो प्रश्न पूछकर, वित्त पर नियंत्रण रख के, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से और किस तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगला चित्र है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उर्फान और हड़ताल, ठीक है। तो तालाबंदी, ऊपर से क्या बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर, कुछ ये बातें यहाँ पे दी गई हैं, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इससे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पता है कि उपरोक्त चित्र में न्यायालय ने किस विषय पर फैसला सुनाया? तो किस पर? बंद और हड़ताल के अवैध होने पर फैसला सुनाया है, ठीक है। उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पे हस्तक्षेप कर रही है? तो डाक हड़ताल पे। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? तो जनता को सुविधा मिली, ठीक है। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय दिया? तो निर्णय दिया कि सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जैसे मतलब जो रेल वगैरह थी, ठीक है, इनको बंद कर दिया गया था, हड़ताल कर दी जा रही थी। तो न्यायपालिका ने बोला ऐसा मत करिए, जो सरकारी संबंधित है सार्वजनिक हित के लिए जो कार्य होते हैं वो व्यक्ति ना करें, ओके। तो ये था आपका ये वाला चित्र। अगला चित्र, ये आपका मैप है बेसिकली। अब इस मैप में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सारी चीज़ें। अच्छा बच्चों, अगर आपको मैप देखना है, ठीक है, और एक ऐसे मैप की वीडियो देखनी है जिससे कि आपके 4 के 4 नंबर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, तो उस मैप की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। मैप की वीडियो का लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आपको मैं यहाँ पे भी वो लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको जरूर से देख लेना, ठीक है। मैप की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैप यहाँ पे आपके मैप के लिए नहीं, क्वेश्चन के लिए है, ओके। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं? भारत के मानचित्र में इन्हीं 2 रियासतों के नाम पहचानिए। तो इस समय 2 रियासतें कौन सी थी? तो इस समय 2 रियासतें थी, एक तो थी भोपाल और एक थी त्रावणकोर, ठीक है। किसी एक गैर हिंदी भाषी राज्य का नाम लिखिए। तो एक नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर में उर्दू बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ठीक है। तीसरा, किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ है। और कब हुआ था? ये 2000 में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का तो अभी रिसेंट में हुआ था, कुछ साल पहले, ठीक है। अब जैसे उत्तराखंड है, ये किससे अलग हुआ था? तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, जिससे पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, ठीक है। जिसे आज बिहार बोलते हैं उससे अलग हुआ था झारखंड, जिसे आज एमपी बोलते हैं उससे अलग हुआ था क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से ये अलग हुए थे, ठीक है ना। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर, ये जो आपको इलाका दिख रहा है इससे संबंधित है, ओके। अगला मैप, अब आपको ये जो मैप ये जो चित्र दिख रहा है कि हमारा गम्य अमीराज कुछ ऐसा दिखा रहा है
है ना। इसमें क्या दिया गया है कि इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, नारा है, और इसका अर्थ क्या है कि यह हमारा गांव है, इसमें हमारा राज्य होना चाहिए। यह झंडा किसकी अपेक्षाओं का प्रतीक है, तो जो स्थानीय सरकार के लोग होते हैं उनकी अपेक्षाओं का प्रतीक है। स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं ये स्थानीय समस्याओं का समाधान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए किसको चुनना चाहिए? स्थानीय शासन के लोगों को। ठीक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो कभी कभी तो जो पंचायत होती है, स्थानीय सरकार जो होती है, उससे धन की समस्या का, कई बार जो ऊपर की गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप करती है, तो इसका, आय से अधिक व्यय होने के कारण, और अनेक और भी बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं जिससे इसे जूझना पड़ता है। ठीक है, आ गया समझ? अगला वाला देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और आपका ये चित्र है जिसमें ये व्यक्ति कहता है, तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना ना। ये कहता है बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए। ठीक है ना, तो वॉकआउट के बारे में है। तो चित्र में वॉकआउट किस लिए कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार से विरोध दर्ज कराने का ये एक आम तरीका है कि सदन से वॉकआउट कर जाओ। अध्यक्ष सदस्यों को सदन किस आधार पे आउट कर सकते हैं कि वॉकआउट कर सकते हैं? तो अनुशासनहीनता पर। एक तो विरोध करने के लिए स्वयं वॉकआउट कर जाओ, या फिर अगर आप अनुशासनहीनता करते हो तो जो अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा का है लोकसभा और राज्यसभा का है उपराष्ट्रपति, तो वो तुम्हें खुद ही वॉकआउट कर देगा। ठीक है, संसद में वॉकआउट करना क्या ये एक उचित तरीका है? अपने माध्यम से बताओ। तो ये गलत है, क्योंकि सदन एक ऐसा मंच है जहाँ पर वाद विवाद, चर्चा, बहस व सहमति होती है। इसके आधार पर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अब आप वहाँ से चले गए तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? और बाद में कुछ निर्णय ले लिया तो फिर आप कहोगे हमारी राय नहीं ली। इसी प्रकार से सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्योंकि अनुशासनहीनता और सदन में अव्यवस्था फैलने पर वो कहते हैं हम वॉकआउट करते हैं। ओके, ये चीज़ें थी। अगला कार्टून यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है व्यक्ति नेहरू जी बैठे हुए हैं। ठीक है, इधर है विशाल आंध्रा, महागुजरात, ठीक है, संयुक्त कर्नाटका, और ये क्या नाम है, बृहन महाराष्ट्र है, इसके बारे में। तो बेसिकली ये क्या दर्शाते हैं? ये भाषा के आधार पे जो राज्यों की मांग है उसको दर्शाते हैं। और नेहरू जी बहुत ज़्यादा इससे दुखी है कि मतलब बहुत ज़्यादा इससे संकट में कि हम क्या करें, तो करें क्या। तो बस वही क्वेश्चन बन जाते हैं। कार्टून में व्यक्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति कौन है? ठीक है, ये व्यक्ति कौन है? नेहरू जी। तो नेहरू जी हो गया। कार्टून में किस समस्या को दर्शाया गया है? तो नए राज्यों की मांग को दर्शाया गया है। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1953 में। ध्यान से देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 53 में हुई थी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है, ठीक है, अधिनियम ये कब आया था? तो आप बताना 1966 में, और आयोग 53 में। भारतीय संघीय व्यवस्था में किस तरह की स्वतंत्रता की मांग उठती है? तो वित्तीय स्वतंत्रता की मांग उठती है, प्रशासनिक स्वतंत्रता की मांग उठती है, नए राज्यों की मांगें भी उठती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना था। तो ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला, ये चित्र और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है राज्यपाल है। अब इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? तो ये कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, अब आपको ये जो चित्र दिख रहा है इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है? तो राष्ट्रपति ने क्या किया? इनसे कहा कि सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे जिसे चुनना होगा मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने फिर इसे चुना और इसको ऊपर भेज दिया। तो ये क्या है? ये राष्ट्रपति की मर्जी को दर्शाता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए। केंद्र जो है ये राज्य संबंध की समीक्षा के लिए इस आयोग की नियुक्ति करते हैं। अर्थात केंद्र और राज्य संबंधी जो भी समीक्षा है, जो भी क्या बोलते हैं संबंध वगैरह हैं, इसके लिए किस आयोग की स्थापना की जाती है? मतलब की गई थी सरकारी आयोग की। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और है क्या एक आधे क्वेश्चन? अच्छा, ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसके आंसर ज़्यादा बड़े हैं नहीं, बट यहाँ पे आप समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, सरदार हुकुम सिंह। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक व्यक्ति है खड़ा हुआ है, जो कि क्या है, इस कार्टून में भीमकाय कांग्रेस के आगे विपक्ष एक को बोने के रूप में दिखाया गया है। तो ये जो आप बड़े बड़े व्यक्ति देख रहे हैं ये कौन है? ये कांग्रेसी हैं, और जो विपक्ष है वो इतना छोटा सा दिख रहा है। तो कांग्रेस जो है वो विपक्षियों पर बहुत ही हावी है। ठीक है, ये बात है।
फिर वॉकआउट नहीं किए गए, आउट किए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरफ है अंबेडकर जी, एक तरफ है पटेल जी, जो कि अंबेडकर जी पटेल जी को क्या दे रहे हैं, क्या पटेल जी, हाँ नहीं पटेल जी नहीं, कौन थे अध्यक्ष, प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ये अंबेडकर हैं और ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो जिन्हें उस समय राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये संविधान दे रहे हैं इसको, ठीक है। और अंबेडकर जी बेसिकली जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, ये इसके अध्यक्ष थे। ओके, चलिए, इस प्रकार से बच्चों आपकी बुक 1 के सारे कार्टून जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैंने एक भी कार्टून नहीं छोड़ा, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन ना बने। मैंने सारे के सारे कार्टून आपको करवा दिए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों कि अब आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो गई होगी कार्टून को लेकर, ठीक है।